हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ये जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये सीटेट ईवीएस रिलेटेड वीडियो है और इसमें हम पहला जो पॉइंट जो आपको दिया गया है, पहला पॉइंट फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपके सीटेट के ईवीएस के सिलेबस में दिया गया है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे भागों में इसको हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। तो इसलिए आज ये वीडियो में हम उसी का सब पार्ट है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र का सब पार्ट है बर्ड्स, जिसमें हम डिफरेंट पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट ईवीएस में आ चुके हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। और कोई भी छोटी भी पॉइंट आपकी ना मिस हो, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि आप प्लेलिस्ट ईवीएस सीटेट नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और जिसमें मैं सारी वीडियोस को डालूंगी। आप अगर एक बार वो प्लेलिस्ट देखते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीटेट में 30 में से 25 से ऊपर ही आप अंक प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो ये बुक सरोहा पब्लिकेशन जी की बुक है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल बुक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर व्यूवर्स हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ही स्टार्ट करूँगी। और अगर आप ये बुक लेते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम डिफरेंट तरह के पक्षियों के बारे में बात करते हैं, वो किस तरह से आवाज़ें निकालते हैं, किस तरह से दूसरे पक्षियों से बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को बात करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछे गए हैं, तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा वीडियो से आप काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए पक्षी में पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। आपने कभी किसी पक्षी के कान नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो छुपे हुए रहते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो छेद हैं यही उनके कान हैं, ठीक है। तो पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके रहते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनके कान छुपे हुए रहते हैं, पंखों से ढके हुए रहते हैं। और कान मतलब एक छेद ही है, वही उनके कान होते हैं। ये छेद ही पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि पक्षियों की आंखें आगे की तरफ होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं, सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो आप ये वाला ऑप्शन सही मार्क करेंगे जिसमें ऑप्शन दिया हो कि सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देख सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों आँखों के दोनों तरफ ये इनकी आँखें पाई जाती हैं, इसलिए वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर अटकी होती हैं। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज़्यादा हिलती है। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो आप एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कबूतर ले सकते हैं। कबूतर अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं और ज़्यादातर पक्षियों में आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। आप तोते का उदाहरण ले सकते हैं। तो उनको जब कहीं घूमना हो तो आँख तो अपना घुमाए वो सकते नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो अपनी गर्दन हिलाकर ऐसे ऐसे दाएँ बाएँ करके वो अपना घुमा के आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पक्षियों की जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का पता चल जाता है, और जब अलग अलग चीज़ों पे टिकी होती हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी भी पक्षी क्या करता है, जब किसी एक चीज़ को देखता है एक टक, तो उससे क्या होता है कि उसको दूरी का पता चल जाता है। और अगर अलग अलग चीज़ों पे वो अपना देखता है तो उससे देखने का उसका दायरा बढ़ जाता है, वो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें को वो देखता है। पॉइंट नंबर 5 में दिया है कि चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर दिखाई देता है। अब ये आपको याद रखने वाली बात है कि वे ऐसे कौन से पक्षी हैं जिन्हें हमसे ज़्यादा दूर दिखाई देता है। तो इसमें आपका उदाहरण हो गया चील, बाज, गिद्ध। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। अब देखिए 4 गुना हो गया, हम 2 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, तो अगर वो पक्षी हमसे 8 मीटर की दूरी पे भी रहेंगे तो भी वो ये चीज़ें बहुत आराम से देख सकते हैं। तो जो ये 4 गुना है इसको आप याद रखिए। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसमें याद रखना है कि हमसे कितने गुना ज़्यादा दूर वो देख सकते हैं और कौन कौन से पक्षी। तो यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध की बात की गई है।
पॉइंट नंबर 6 देखिए, मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को एक झटके में आगे पीछे कर लेता है, तो आप उसका आंसर मैना लगाएंगे। और पॉइंट नंबर 7 में देखिए, कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमा लेता है, तो आप उसका सही उत्तर लगाएंगे उल्लू। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व अलग अलग डिज़ाइन के पाए जाते हैं, आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा। पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, पंख है तो पंख उन्हें सहारा देते हैं, उड़ने में उनकी मदद करते हैं। अब यहाँ पे पंखों के बारे में बात की गई है कि पक्षी के पंख किस काम आते हैं। तो पंखों की वजह से उनका शरीर गर्म रहता है। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए पंख आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे आप देखिए, पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए ख़ास आवाज़ निकालता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई आपदा आती है, तो उस समय जो जानवर हैं, उसमें हम जानवरों उस वीडियो में हमने जानवरों की बात की थी कि जानवर क्या करते हैं कि वो अलग अलग तरह की आवाज़ें, कुछ अलग अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। एक जानवर को अपने किसी दूसरे जानवर को मुसीबत में बुलाना रहता है तो वो अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। तो सेम चीज़ यहाँ पक्षियों के साथ भी है। पक्षी भी कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो वो अपने मुसीबत का संदेश देने के लिए एक ख़ास तरह की आवाज़ निकालते हैं, जिससे दूसरे पक्षी उन बातों को समझ जाते हैं और वो आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। पॉइंट नंबर 10 भी उसी से रिलेटेड है। पक्षी अलग अलग तरह के खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें देते हैं। जो दुश्मन उड़कर आते हैं उनके लिए एक तरह की आवाज़ होती है, जो दुश्मन ज़मीन पर चलकर आते हैं उनके लिए दूसरी तरह की आवाज़। अब भगवान ने पक्षियों को भी इतना दिमाग दिया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कोई उनका दो दुश्मन है, वो हवा में आ रहा है, जैसे एक छोटा पक्षी है और एक बड़ा पक्षी आ रहा है उसको मारने के लिए, तो वो दूसरे पक्षी को अलग तरह की आवाज़ देकर बुलाएंगे। या फिर अगर ज़मीन पे कोई और आ रहा है, जैसे भालू है, शेर है, इस तरह के अगर दुश्मन आ रहे हैं तो वो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे कलचड़ी जो इंडियन रॉबिन है, इंडियन रॉबिन इंग्लिश में इसका नाम है और हिंदी में आप इसको कलचड़ी बोल सकते हैं। कलचड़ी यहाँ इंडियन रॉबिन की बात हो रही, इससे क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। इंडियन रॉबिन क्या करता है, अपना घोंसला घास से बनाती है। अपना घोंसला घास से बनाती है। घोंसले के ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछे होते हैं। कलचड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है। उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचड़ी अपने बच्चे के खुले मुंह में कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता है। तो यहाँ पे ये इंडियन रॉबिन की बात हो गई कि अपना घोंसला घास से बनाती है और घास से बनाती, मेन घोंसला आपका घास से बनाती है और उसके अंदर क्या बिछे होते हैं, और छोटी छोटी टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये चीज़ें बिछे होते हैं। ठीक है, और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो ये छोटी छोटी जो जानकारी है ना किसी एक पर्टिकुलर पक्षी के बारे में, इसको आपको ज़रूर याद रखनी है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है, तो आप इंडियन रॉबिन लगाएंगे, कलचड़ी लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। अब यहाँ पे ऊंची डाल आपको याद रखनी पड़ेगी और लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से घोंसला बनाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 13, कोयल कभी भी, ये तो सबको पता होगा, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वह अंडे देने के लिए कोयले के घोंसलों का ही प्रयोग करती है। और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, कौवा ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन से उसके अंडे हैं और कौन से कोयल के अंडे हैं। अब पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है, फाख्ता की बात करते हैं। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसे कांटे बहुत पसंद है लगता है। तो ये आपको एक याद रखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। गौरैया आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है। वह अपना घोंसला ज़्यादातर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घरों के आले में बनाती है। तो गौरैया अक्सर गांव में जो लोग रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको आसपास गौरैया दिख जाती है। गौरैया बहुत मतलब ह्यूमन की एक दोस्त की तरह आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो घर के आसपास ही रहती है और वो आसपास ही घोंसला बनाती है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं। पॉइंट नंबर 17, बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है।
बसंत गौरी एक पक्षी का नाम है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे उसमें रख देती है। तो ये बसंत गौरी पक्षी की बात हुई। और पॉइंट नंबर 18 पे देखिए, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच के पत्तों को सी कर बनाती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, अपनी चोंच से उन पत्तों को सिल करके और वो उसके बीच में बनी थैली में वो अंडे देती है। कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया। पॉइंट नंबर 19 पे चलते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना देते हैं। शक्करखोरा भी एक पक्षी का नाम है। ये क्या करते हैं? किसी छोटे पेड़ या किसी झाड़ी का सहारा लेते हैं और उनकी जो डाली होती है उस पर लटकता हुआ अपना घोंसला बना लेते हैं। और ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले बनाने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और या छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। तो आप शक्करखोरा पक्षी का यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। पॉइंट नंबर 20 पे चलते हैं। सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। जो यहाँ वीवर पक्षी की बात की गई है, वीवर पक्षी में नर और मादा दोनों की बात की गई है। जो नर पक्षी होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और जो मादा पक्षी होती है, मादा वीवर पक्षी, वो घोंसलों की देख रेख करती है। और उन घोंसलों में से मतलब जो नर पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो मादा पक्षी आई, उसने देखा कि कौन सा घोंसला सबसे अच्छा बना है, वो उसी में अंडे देती है। अब पॉइंट नंबर 21 की बात करते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पक्षियों के कौन कौन से दुश्मन हैं? तो कौवे दुश्मन है, गिलहरी दुश्मन है, बिल्ली है, चूहे हैं, जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। अब इसमें देखिए, कौवा भी एक पक्षी है और जबकि कौवा भी यहाँ पे दुश्मन लिखा गया है। पॉइंट नंबर 22, घोंसले के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए और उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे गलती से छू लिया तो पक्षी उस घोंसले में दोबारा नहीं आते, क्योंकि वो, मुझे लगता है, स्मेल वगैरह से वो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई और बाहरी प्राणी आया है, बाहरी प्राणी, बाहरी पक्षी कोई भी। पॉइंट नंबर 23, पक्षी अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तब वे उस घोंसलों को छोड़कर कहीं और उड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 24 यहाँ लिखा है कि कौन कौन अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ व सांप, ये सभी अंडे देते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, छिपकली, गौरैया, कछुआ व सांप, ये सभी अंडे देते हैं। पॉइंट नंबर 25, यदि हम मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे पानी में रखते हैं तो मछली मर जाती है, क्योंकि फिर वो पानी खनिज रहित हो जाता है। पानी को उबालने पर उसके सभी खनिज तत्व ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक याद रखने वाली बात है। कभी आप बाहर से अगर आप मछली लाएँ, अपने घर में उसको पाल रहे हैं एक्वेरियम में, तो उसमें आप मतलब ठंडा किया हुआ उबला हुआ पानी ना रखें, उसमें नॉर्मल आप पानी सिंपल रखिए, क्योंकि वो उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, अदरवाइज़ वो मछली मर जाएगी। पॉइंट नंबर 26, वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ होता है, उसके बाद वो अपनी स्पीसीज़ को प्रजनन की उनमें क्षमता होती है, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा सा ही रखते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो स्पेसिफिकली हम बर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्लांट है। तो नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनेगा, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। और पर डे बेसिस पे मेरी बिल्कुल, ये मैं नहीं किसी से कहती हूँ, किसी स्टूडेंट से, कि आप रोज़ 1 घंटे 2 घंटे एक ही दिन में सारा वीडियो देख के ख़त्म करना है, ऐसा नहीं है। आप एक एक छोटा छोटा वीडियो देखिए, आपका 10 दिन में पूरा EVS ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो देखिए, 10 मिनट 15 मिनट निकाल के आप वीडियो देखिए, लेकिन हाँ, उतना टाइम आपको पूरा ध्यान से सुनना है, उन चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है और सीखना है। एक दिन में सारा वीडियो आप देख के कोई भी पॉइंट आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे इसके पहले का वीडियो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि ज़्यादा देर तक आप चीज़ें रिटेन करेंगी। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सही पढ़ा है, मैंने सही चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, और इस चैनल से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है EVS में, और अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो प्लांट है, ये भी सब पॉइंट है, मेन टॉपिक इसका फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, परिवार और मित्र, इसके अंदर इसके प्लांट को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।